हेलो डियर स्टूडेंट, खासकर यूपीटीजीटी के उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम डेट दे दी है। अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। खैर, जैसे कि वो डेट दी है उसी के मद्देनजर रखते हुए हम एक सीरीज चला रहे हैं यूपीटीजीटी प्रीवियस एग्जाम की। आई होप आपको पसंद आए, तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको पसंद आए तो चलिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हीरोइक कपलेट जो होता है जिसमें दो लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से राइम्स करती हैं, टू लाइंस ए या बी के फॉर्म में ये हो सकती हैं आपकी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 5 आपके यहाँ पे यूज होते हैं। 5 मीटर्स में 10 सिलेबल्स होते हैं। पहला जो होता है अनस्ट्रेस, फॉलोड बाय, फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेस आता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंजा पैटर्न होता है आयम्बिक पेंटामीटर का, और हेरोइक कपलेट जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। मिथ जो वर्ड है ये ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है, जिसका मतलब होता है, जो सिग्निफाई करता है किसको, इमेजिनेशन को, चिल्ड्रन स्टोरी को, या स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, या आपका है ऑप्शन डी कैरेक्टर्स फ्रॉम दी पास्ट। तो ये आपका कौन सा इसका आंसर सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका भी आंसर सही होगा। मिथ जो आप बोलते हैं किसी भी मिथ से रिलेटेड, मीन्स ये एक मिथ है, मीन्स ये एक स्टोरी या एक प्लॉट है, या ट्रू या इन्वेंटेड ऐसा कोई कथन है, ऐसे कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम अभी तक उस चीज को फॉलो करते हैं, या उसी के बिहाफ पे हम उसको फॉलो करते हैं, उसको मिथ बोला जाता है, जो कि ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है। और इसका क्या मतलब हुआ, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। कोई स्टोरी या प्लॉट हो सकती है जो कि आपका ट्रू हो सकता है, या उसको किसी ने बनाया हो या इन्वेंट किया हो, ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है। जैसे हमारा है कि कोई भी हम शुभ काम कब करते हैं, किसी शुभ मुहूर्त में करते हैं। ये एक मिथ है आपका कि शुभ मुहूर्त में शुभ काम करना चाहिए, जैसे ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है और वो चीजें हम अभी तक फॉलो करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिथ। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, पैथेटिक फैलेंसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय। 2005 के पेपर में ये पूछा गया है, और इसका क्या आंसर होगा ये जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए शेक्सपियर इन 1591, जॉन रस्किन इन 1856, ऑलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761, या कार्लाइल इन 1823। तो फ्रेज वर्ड जो था, ये फ्रेज पैथेटिक फैलेंसी, ये किस ईयर में इन्वेंट हुआ या किसने इन्वेंट किया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जॉन रस्किन के थ्रू 1856 में ये इन्वेंट किया गया है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हेरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। 2005 का ही क्वेश्चन है टीजीटी का। आपको बताना है कि जो ये हेरोइक ड्रामा है, ये स्पेसिफिकली जो फॉर्म है इसका किस में यूज हुआ है हेरोइक ड्रामा। ऑप्शन ए एंग्लो सैक्सन हेरोइक पीरियड, ऑप्शन डी रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन सी रेस्टोरेशन पीरियड, या ऑप्शन डी एलिजाबेथन पीरियड। और इस नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का 2005 के पेपर्स में जो पूछा गया है उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेस्टोरेशन पीरियड में जो टाइम था जॉन ड्राइडेन का, हेरोइक ड्रामा बेन जॉनसन, इन सब टाइम ड्यूरेशन में ये इंपॉर्टेंट जो ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने हेरोइक ड्रामा का यूज करा हुआ है। मेनली जो स्पेसिफिक फोकस होता था, ये हेरोइक सब्जेक्ट मैटर पे ऐसे ड्रामाज लिखे जाते थे, वैल्यूर से रिलेटेड लिखे जाते थे, जिसमें एक तरीके का करेजियस जो हीरो होता था उससे रिलेटेड ड्रामाज होते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में, इन ऑप्शन में कोई एक जो है नॉवेल वो एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल कौन सा होता है, जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। लेटर के फॉर्म में जो नॉवेल लिखे जाते हैं उनको हम एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। तो आपको आंसर बताना है, दैट इज पामेला और वर्चुअल रिवॉर्डेड, या बिल ब्लास, या ऑप्शन सी द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, या ऑप्शन डी मॉल फ्लैंडर। तो आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है।
ऑप्शन ए पामेला, जिसको सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है। सैमुअल रिचर्डसन इज द नॉवेलिस्ट जिन्होंने ये नॉवेल लिखा है, और ये नॉवेल किस फॉर्म में लिखा गया है? एपिस्टोलरी नॉवेल इसको रिगार्ड किया जाता है। एक लेडी जो पामेला लेडी है, जो कि वर्चुअस लेडी है, उसके कैरेक्टर को यहाँ पे कैरेक्टराइज करते हुए ये नॉवेल लिखा गया है। क्लियर हुई चीजें अभी तक? नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीन पे आप सभी के रहा, जो कि 2006 के पेपर में टीजीटी के पूछा गया है। फन इज अ, फन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? फन इज, इट इज ऑपोजिट वर्ड या फनी वर्ड होता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स या आइडेंटिकल वर्ड्स। ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ प्ले ऑन वर्ड इज कॉल्ड फन, जो कि आपको बहुत से ड्रामाज में ये देखने को मिलेगा। ड्रामाज में जो राइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं कि किसी ऐसे वर्ड से ऐसे तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है उससे एक तरीके का खेल रहे हो या एक तरीके का ये यूज करते हैं उस तरीके के वर्ड्स को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, वर्स लिब्रा इज, वर्स लिब्रा इज ये क्या है? 2006 में पूछा गया है ये। कोलोफोन, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म या राइम्ड फॉर्म? और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा होगा। ओपन फॉर्म होता है वर्स लिब्रा, जो बोलते हैं इसको वर्स लिब्रा, दैट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म। जैसे वर्स जो आपका होता है अनराइम्ड चीजें होती हैं, कपलेट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, उसको हम वर्स लिब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओपन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्क्रीन पे है। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज, डिकंस्ट्रक्शन एक मूवमेंट था, आपको बताना है इसके ओरिजिनेटर का नेम क्या था? जैक्स डेरिडा, मार्टिन हेइडेगर, सिगमंड फ्रॉइड या फ्रेडरिक नीत्शे? Who is the originator of the deconstruction theory, deconstruction movement? That is option A, Jacques Derrida. We have the correct answer, option A, Jacques Derrida है। 2006 में ये पेपर में पूछा गया है टीजीटी के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सेशन को हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। 21 तक के 2021 तक के जो अभी लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन होगा। इसके पहले के पेपर्स में भी जो भी पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत डिले नहीं करते हैं हम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ, ऑप्शन ए पेट्रार्क, ऑप्शन बी शेले, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी पेंडायर। जो रेगुलर ओड्स हैं वो किसका क्लोज इमिटेशन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जिसको हम पेंडेरिक ओड के नेम से जानते हैं। पेंडेरिक, देखिए 3 तरीके के होते हैं ओड, पेंडेरिक ओड, होरेशियन ओड एंड साथ ही साथ इर्रेगुलर ओड, जिसको हम मॉडर्न एड बोलते हैं, मॉडर्न ओड भी या मॉडर्न ओड। ठीक है, ये हमारा होता है 3 तरीके के ओड। ठीक है, तो जो आपका आएगा जो रेगुलर ओड्स होते हैं वो क्लोज इमिटेशन किसके हैं? पेंडेरिक ओड जिनको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन जी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 10, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम। नोवेला जो वर्ड है जिससे नॉवेल बना हुआ है, आपको उसका बताना है कि ये कौन सा फॉर्म है वर्ड का, कि मीन्स किस लैंग्वेज से ये नोवेला वर्ड जो है वो मिलता है। ऑप्शन ए इंडियन लैंग्वेज, फ्रेंच, इटाली या नन ऑफ द अबव। और इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, इटाली वर्ड। दिस इज ऑप्शन सी, इटालियन वर्ड। ओके, नोवेला इज अ इटालियन वर्ड, दिस इज फ्रॉम द वर्ड इटाली। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया है टीजीटी में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पोएटिक जस्टिस जो टर्म है वो किसने कॉइन किया हुआ है? सैमुअल जॉनसन, जेफरी लीच, जॉन ड्राइडेन या थॉमस राइमर। और बहुत इजी आंसर है इसका, आपने बहुत बारी प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा होगा, बहुत बारी आपने बुक में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन सी हमारा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, थॉमस राइमर। ओके, थॉमस राइमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11 जो कि स्क्रीन पे है आप सभी के। नंबर 12 क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, इनफॉर्मल एसेज इज ऑल्सो नोन एज। देखिए एसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म ऑफ पोएट्री की बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ जो लिटरेचर है उसकी भी बात करेंगे, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है इनफॉर्मल एसेज जो अदर नेम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फनी एसेज बोलते हैं, फेमिलियर एसेज बोलते हैं, स्कॉलरली एसेज बोलते हैं या इम्पर्सनल एसेज बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरली एसेज। ऑप्शन सी इज द correct answer. Informal essays is also known as scholarly essays. Okay. Next number 13 question है, epic is a literary term हमारा आया है यहाँ पे क्वेश्चन, literary term से रिलेटेड है। epic क्या है? It is a story of a battle. या ऑप्शन बी, it is a long narrative poem on a serious subject. ऑप्शन सी, a dramatic monologue. ऑप्शन डी भी यहाँ पे a dramatic monologue दे दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक लॉन्ग पोयम होती है जो कि किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे लिखी जाती है। ऑप्शन बी, अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम ऑन अ सब्जेक्ट सीरियस सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉल्ड एपिक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन है, एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ अ प्ले या एक्टिंग बाय एक्टर्स। तो एक्ट क्या होता है इसका बताइए। आप एक्ट किस में पढ़ते हो? स्पेसिफिकली ड्रामा में पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे फॉर्म से आ चुका है। ये क्वेश्चन एक्ट जिसमें हम बात करते हैं, कभी प्लॉट भी आपसे पूछ सकता है, कभी आपसे सेटिंग पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा जिसमें हम बोलते हैं अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। एक्ट बेसिकली जो था वो ट्रेडिशनल अगर वे की बात करें तो 5 एक्ट्स में प्लेस को डिवाइड किया जाता था, ठीक है, ये था। लेकिन मॉडर्न टाइम में आपके 2 एक्ट में भी बनते हैं, 3 एक्ट में भी प्लेस लिखे जाते हैं, बट ये होता है डिवीजन होता है, जो कि स्टोरी होती है, प्लॉट होती है, उसका एक्शन का डिवीजन स्पेसिफिकली बोलते हैं, उसको हम एक्ट बोलते हैं। और एक्ट में क्या होता है? सीन्स इंक्लूडेड होते हैं, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन, फिफ्थ सीन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे हो सकते हैं आपके। तो एक्ट का जो मतलब होता है वो डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। द सोनेट इज पोएम ऑफ 2009 TGT के पेपर में पूछा गया है। सोनेट क्या होता है? इजी क्वेश्चन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसके डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। क्या है? ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 14 लाइन्स की पोयम होती है सोनेट। ओके, सोनेट इज अ पोयम ऑफ दी 14 लाइन्स। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 14 लाइन्स की पोयम्स लिखी जाती हैं सोनेट्स का। ग्रेट सोनेटियर शेक्सपियर, जॉन मिल्टन ने भी सोनेट्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे सोनेट्स जो कि 14 लाइन में, ऐसी पोयम जो कि 14 लाइन्स में लिखी जाती है, वो हमारे सोनेट्स कहलाते हैं। और सोनेट्स में हमारे पास जैसे पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट्स हैं। तो ऐसे कैटेगराइज किया गया है सोनेट्स को। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन, एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज। एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज मींस यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलेजी को ऐसे एलेजी पोयम क्यों बोला जाता है। ऑप्शन ए, इट वाज रिटन इन एलेजाइक मेजर। ऑप्शन बी, इट वाज अ पोयम ऑफ सॉरो। ऑप्शन सी है, इट वाज रिटन बाय राइटर्स ऑफ एलेजीज। ऑप्शन डी, सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। तो कौन सा एलेजी का जो होगा कि एलेजी पोयम क्यों बुलाई जाती है इसे पोयम को, तो वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पोयम्स होती हैं ये सॉरो पे बेस्ड ऑन होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। इट वाज अ पोयम ऑफ सॉरो। एलेजी पोयम के एग्जांपल की बात करें, लिसिडास वी हैव द फाइन एग्जांपल। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो अदर पोएम्स है जैसे एलेजी रिटन अ कॉन्ट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जो कि एलेजी में लिखी गई है, मींस किसी अपने लव्ड वन के लॉस पे लिखी गई पोएम्स होती हैं, उनको हम एलेजी पोएम बोलते हैं। और पोएम ऑफ सॉरो इसको बोला जाता है, दुख प्रकट करते हुए जो पोएम्स लिखी जाती हैं, एक्सप्रेस करते हुए जो पोएम लिखी जाती हैं। 17 क्वेश्चन, द नॉवेल इज देखिए जो अभी तक के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जो अभी 2009 तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। तो नॉवेल क्या है? इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ऑप्शन बी, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ऑप्शन सी, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका ए यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जो नॉवेल आएगा। नॉवेल क्या होता है? इट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। नॉवेल स्पेसिफिकली जो आपका हुआ है वो
विक्टोरियन एरा की बात करें, रोमांटिक एरा से भी स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं है जो नॉवेल्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे पोइट्रीज या एक डिडैक्टिक पोइट्रीज, एक रिलीजियस पोइट्रीज लिखी जाती थी, ड्रामास भी लिखे जाते थे। और नॉवेल की बात करेंगे तो ये लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। ओके, नेक्स्ट नंबर 18 क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अ शॉर्ट प्ले, अ नॉवेल, अ पोएम या प्रोज स्टोरी। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है इन चारों में? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा इट इज अ पोएम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग, बहुत ही फेमस पोएट हैं विक्टोरियन एरा के, जिनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट के नेम से जाना जाता है इनको इंग्लिश लिटरेचर में। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग, जो कि एक सीरियस इमिटेशन होता है किसी एक्शन का, सीरियस होता है और कंप्लीट होता है। ये डेफिनेशन भी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन भी है। आपको इसका आंसर बताना है। दिस इज पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड अ कॉमेडी, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ ट्रेजेडी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। और किसने ये डेफिनेशन दिया है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हैज गिवन दिस डेफिनेशन अबाउट ट्रेजेडी कि ट्रेजेडी ये एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि सीरियस इमिटेशन ऑफ एन एक्शन होता है, किसी एक्शन का इमिटेट किया जाता है और वो सीरियस और कंप्लीट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, अलूजन इज, अलूजन की बात हो रही है, क्या है? सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, अ सिनोनिम ऑफ पोएट्री। ऑप्शन सी एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और बिना डिले किए हुए नंबर सी पे हम क्वेश्चन पे टिक करेंगे। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अलूजन इज अ इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और artistic work, that is called allusion. Okay, 21 we have the question, a ballad is, ballad क्या होता है? It is a short epic या ऑप्शन डी है short song, a song sung by ballad dancer। ऑप्शन सी it is a folk song or orally transmitted dealing with popular story। ऑप्शन डी है it is a short novel। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो बैलेड होता है, जैसे आपने बैलेड क्या पोएम्स सुनी है आपने, ला बेले डैम सेंस मर्सी, एंशिएंट मैरिनर, ये इंपॉर्टेंट बैलेड पोएम्स हैं। और आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना होगा वो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, क्योंकि ये एक फोक सॉन्ग होता है जो कि एक देसी तरीके का जो सॉन्ग्स होते हैं, ओरली ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये ओरली एक्सप्रेस किए जाते हैं। पॉपुलर स्टोरी, किसी पॉपुलर स्टोरी, जो बैलेड किसी हीरो की, किसी वैल्योर करेजियस हीरो की स्टोरी को डिपिक्ट करते हुए या एक्सप्रेस करते हुए वो जो फोक सॉन्ग गाए जाते हैं उनको हम बैलेड बोलते हैं, और ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री है। अगला क्वेश्चन है नंबर 22, डेनाउनमेंट इज रिलेटेड टू, डेनाउनमेंट किससे रिलेट करता है? इट इज एसे, एन एसे मींस डेनाउनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ जो आपका होता है जो स्टोरी, जिसमें आप क्या देखते हो, जैसे आपका ये होता है कि जिसमें वो कंक्लूजन होता है, उसमें साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन होता है। तो आपको बताना है कि इट इज अ रिलेटेड टू एसे, डेनाउनमेंट ऐसे में आता है, लिरिक पोएट्रीज में होती है, प्ले में होती है या एलेजी में होती है। बट इसका जो करेक्ट आंसर हो वो हमारा ऑप्शन सी होगा। डेनाउनमेंट किससे रिलेट करता है? प्ले से रिलेट करता है, चाहे वो कॉमिक प्लेस होते हैं, चाहे वो ट्रेजिक प्लेस होते हैं, जहां पे एक तरीके की जो समाप्ति की तरफ जो चीजें होती हैं प्लेस में, तो वो हम डेनाउनमेंट उसको बोलते हैं। आपका इसमें आता है क्या, इसमें आपका क्लाइमेक्स आता है, एंटी क्लाइमेक्स आता है, बिगिनिंग आती है और रेजोल्यूशन आता है, और डेनाउनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्ले। ओके, तो ऑप्शन सी को करेक्ट हम करेंगे। 23rd क्वेश्चन है, एन एकोलॉग इज, एकोलॉग क्या होता है? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, थोड़े से आपके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में मैं इसको रिगार्ड करूंगी। एकोलॉग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोएम होती है, पेस्टोरल पोएम्स होती हैं, शॉर्ट पोएम्स होती हैं या शॉर्ट डायलॉग होती है। एकोलॉग अगर आता है तो आप ऑप्शन डी मींस जहां पे भी आपका पेस्टोरल होगा जिस भी ऑप्शन में, उस पे आप टिक करोगे। ये पोएम्स जो होती हैं पेस्टोरल पोएम्स, इनको एकोलॉग भी बोला जाता है, एकोलॉग पोएम्स बोलते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज रिलेटेड टू दी पेस्टोरल पोएम्स। ओके,
So here we have the number question number 24 जो कि 2010 TGT के पेपर में पूछा गया है. Question है to use another person's thought one's own is called means किसी दूसरे के thought को अपना उसको use करके उसको अपना बोलना वो क्या कहलाता है. That is called plagiarism, pantheism, parody या syllogism. तो इसका जो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन. आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे. अगर कंटिन्यू रखनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.